वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पे बेस कुछ एक न्यूमेरिकल किए थे, राइट। वहां पर हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट फॉर्मूला पढ़ा था XC इज इक्वल टू 1/ωc, याद है आपको। प्योरली इंडक्टिव सर्किट फॉर्मूला पढ़ा था आपने XL इज इक्वल टू ωL, यस और नो। एक नोट हमारा रह गया था प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बाद, उसे देखते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में केवल एक कॉइल जुड़ी रहती है। सिंगल कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो? रिएक्टेंस। तो इसके रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करोगे आप? XL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो XL बराबर हमने पढ़ा था ωL, ओमेगा काय के बराबर होता है 2πf, तो XL बराबर 2πfL पढ़ा था। कोई मुझे बता सकता है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी, चूंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी अगर 0 रखूंगा तो मुझे बता सकते हो XL कितना आ जाएगा? 0 नहीं है पास में। अगर कोई पूछे फॉर डीसी करंट द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, तो आंसर इज 0। क्यों आया 0? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आपने जहां प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था उसके बाद एक नोट है जो रह गया था हमारा बीच में, उसको पढ़ लो, वो यही लिखा हुआ है, फॉर डीसी करंट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0। क्यों 0? ये समझ में आ गया होगा कारण मेरे ख्याल से, ठीक है ना। कोई रीजन के तौर पर अगर इसे मेंशन करना चाहे तो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई आपको? तो मैं आपसे एक पहेली पूछूं। अब जैसे मैंने पढ़ाया नहीं हो, मैंने आपसे पूछ लिया फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा हूं, तो डीसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, इनफाइनाइट। कौन कह रहा है डीसी करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी? समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/ωc, फिर ओमेगा का आपने पढ़ा 2πf, ऐसे कहना चाहते हो ना। और मैंने बोला डीसी करंट के लिए, तो आपने बोला फॉर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो XC बराबर 1 फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 1/0 बोले तो इनफाइनाइट। यस और नो? समझ गए? क्या इनफाइनाइट हो गया ये? सोचो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट 0, यानी करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसमें कैपेसिटर जुड़ा हो, तो डीसी करंट के लिए अगर डीसी करंट दिया जाए तो डीसी करंट होगा तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया यानी करंट का फ्लो 0 हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने दे रहा है या नहीं दे रहा है? पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है। अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी करंट, व्हाई? एक कंडक्टर डीसी करंट को रोक देता है, बहने नहीं देता। तो क्यों नहीं बहने देता? अब मालूम है डीसी करंट अगर रोक रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। रोक ही दिया तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, है ना। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोलो भैया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी करंट के लिए कितना हो गया? नहीं है बात समझ में? हाँ, तो फिर से बोल रहा हूं, सीधा सीधा चल रहा हूं। किसी ने पूछा अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी, व्हाई? कंडेंसर डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, रोक देता है। तो क्यों रोक देता है? तो हमें मालूम है कंडेंसर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये कहानी समझ में आ गई। XC बराबर 1/ωc, ओमेगा बराबर 2πf। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो XC बराबर इनफाइनाइट हो गया। XC बराबर इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, करंट
जीरो हो जाएगा, यानी करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। आपके नोट्सों में सबसे लास्ट पेज पे एक क्वेश्चन है, निपटा दो उसको। अ कंडेंसर ऑब्स्ट्रक्ट डीसी वाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे सामने एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट, कौन से पेज पे है? पेज नंबर 13 पे एलसीआर सर्किट। एलसीआर मिल गया सभी को? इससे पहले कि मैं एलसीआर सर्किट बताऊं, आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। आप लोग मुझे ये बता दो कि जब भी मैं आपसे फेज एंगल देखने के लिए बोलता हूं, मैंने आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ाया, मैंने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ाया, तो मैं आपसे बार बार फेज एंगल पूछता था, वो आप मुझे बताते भी थे। तो फेज एंगल आप क्या देख के मुझे बताते थे? एलआईसी में तो बहुत सारी चीजें होती थी। लो, एलआईसी में तो पूरी एलआईसी है। ये आप एलआईसी पढ़ लेते थे, राइट? ये मैंने समझा दिया था शॉर्टकट, राइट? अब मैं तुमसे पूछता था, भैया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो बताओ फेज एंगल कितना होगा? तो तुम किस किस के बीच का एंगल देखते थे? हैं? तुम ऐसे, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की जरूरत है, आर की जरूरत है नहीं, ये एल की जरूरत है नहीं, तो आप केवल ऐसे बना देते थे और ऐसे देख के तुम मुझे हाल बता देते थे कि ये फेज एंगल है। तो जब जब तुमसे फेज एंगल पूछा गया, तब तब तुमने किस किस के बीच में देख के फेज एंगल बताया? करंट और वोल्टेज के बीच में देख के फेज एंगल बता दिया, राइट? यानी अगर आपको फेज एंगल देखना है तो आप पूरे सर्किट का करंट देखते हो, पूरे सर्किट का वोल्टेज देखते हो, करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनना है बस हिसाब से आंसर दे देती हो। ये सर नो। और यहाँ तो तुम्हें लाइनों में ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, मतलब न्यो करके, समझ गए ना? तो तुरंत पता चल जाता है 90 डिग्री। आड़ी तिरछी दिखे तो फिर बताओ नहीं पाए तो फिर केवल 5 बोलेंगे। बोलो भैया ये सर नो, जो बोला पल्ले पड़ा। तो यारो एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। पहले चाहिए में जवाब दे दो मुझे। करंट लीड कर रहा हो, लैग कर रहा हूं? किससे? अगर वोल्टेज की इक्वेशन है V0 sin ओमेगा टी, तो करंट की क्या बन जाएगी यहाँ पे? I0 sin ओमेगा टी प्लस 90। इतनी तो समझ आता है तुम में, समझदार हो सो तो बताइए ने। लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनना और मुझे बताना आप, ठीक है? अब थोड़ा सा अंदाज बदल रहे हैं। वैसे तो ये सर्किट अब आपके सिलेबस में रही नहीं, शायद बता दिया था मैंने। सपोज ये आरसी सर्किट है। अब इसके लिए फेजर डायग्राम बनाओ। बताओ, बनाओ भैया, बनाओ। कैसे बनाओगे? अब ना तो एक एक सिंगल सिंगल कंपोनेंट आ रहे थे, अब तो दो दो आ रहे हैं। बताओ कैसे ग्राफ बनेगा? जाको मैं क्या जे बन जाओ आई आर सी। बोलो भैया, सही बोल रहा? एल आगो, क्यों नहीं आगो? हतना ने ताते, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ो, बताना आप जरा। अब है ना तो तुम हाल बता देते। अब बताओ फेज एंगल कितना है? चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो और बताओ फेज एंगल कितना है? अब गुग्गी फंस चुकी है। पहले बताओ फेज एंगल देखा किस किस के बीच का जाता है? करंट तो जीरो। अब वोल्टेज कौन सा लूं? जहां में तो दो दो वोल्टेज है। यस और नो? मुद्दा समझ में आया? समस्या क्या आ रही है? कुछ लोग जीरो बोल रहे हैं, इसके हिसाब से बोल रहे हैं जीरो, कुछ लोग इसके हिसाब से बोल रहे हैं 90। ऐसे थोड़ी चलता है। लिसन एवरीवन, मुझे करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल चाहिए। करंट तो मेरे पास है, लेकिन आफत ये आ रही है कि यहाँ दो दो वोल्टेज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो दो वोल्टेज हैं तो आप दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये बोलो भैया। सो दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। अब बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? अब फेज एंगल, पहले तो फेज एंगल ही बताओ तुम। फेज एंगल किस किस के बीच देखेंगे? करंट कहाँ है? जीरो। और रिजल्टेंट वोल्टेज देखेंगे जीवाओ। इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो फेज एंगल होगा। यानी यहाँ पर फेज एंगल ये होगा। मैंने इसको 5 मान लिया। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। समझ में आई बात? चलो ऐसे बताओ, अगर जहां में आर एल हो तो आर एल, इसके लिए बताओ कैसे बनाओगे फेज एंगल? लो बताओ। आर एल, आई जे आ गया, आर आएगा, एल ऊपर। अब बताओ मुझे फेज एंगल शो करना है, कैसे करूं? इन दोनों को रिजल्टेंट निकालता हूं।
और आई और बी के बीच ये फेज एंगल है। बोलो भैया, जहां मैं करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है लैग कर रहा है, और इस वाले में वोल्टेज दे रहा, करंट दे रहा, यस और नो। तो जब दो दो तीन तीन वोल्टेज दिए हो, चार चार छह छह वोल्टेज दिए हो, तो तुम क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जो बोला पल्ले पड़ा, क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल। आपको रिजल्टेंट निकालना आता है, रिजल्टेंट निकालना आता है, सुन लो बता रहा हूं, ये 11th में आपने पढ़ा होगा, आपको आपके फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा डिग्री के एंगल पे हैं। ध्यान रखना, 5 फेज एंगल है, यहाँ फेज एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा डिग्री है। इसका रिजल्टेंट आप कैसे शो करते थे, इतना फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ नालायक, जो कुत्ता जो खींच रहा बिल्ली जो खींच रही, तो कैसे जाओ, अबे तो जे कहा है जे ऐसे ऐसे जे रिजल्टेंट है ये पगलेट, तो ये रिजल्टेंट हो गया इसका। इसको सिंपल मैंने ये पैरेललोग्राम टाइप बना दिया, समझ गए ना। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, दैट वाज R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। याद होना चाहिए सबको, आगे के चैप्टरों में भी यूज होगा। ओके, लिख लो इसको, ये नोट्सों में नहीं लिखा होगा। हाँ, कब बता चुका हूं मैं, कोई बात नहीं, बता तो मैं सब देता ही हूं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस एक बात और बता दो, थीटा एंगल किस किस के बीच का है, ए और बी के बीच का एंगल, याद रहेगा। आर क्या है यहाँ पर, ये रिजल्टेंट, फिर ए और बी ये रहे, ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डन। अच्छा एक बात और बता दो, चलो बताना जरा, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन थे, चूहा जालंग खींच रहा 7 न्यूटन थे, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूं। हाँ, पहले एक काम कर, अब यहाँ में तीन तीन को रिजल्टेंट निकालना, दोन के लिए तो ये फॉर्मूला आता है, तीन तीन के लिए कहा क्या करता हूँ यहाँ में, नहीं यही बात समझ। तो पहले मैंने जाए हटाया तो इन दो को निकाल लो, बोलो क्या आएगा, ये 5 है ये 3 है, तो जाओ कितने आ जाओ 2, मैं तुम्हारी 2 समझ गया, तुम भी 5 - 3 समझ लो। बोलो भैया, अब जा का काम खत्म, जा का काम खत्म, अब मैं जा का और जा का इन दोनों को रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो ये ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने तो फॉर्मूला लगा रहा हूं, आर बराबर अंडर रूट ए की जगह क्या लिखूं, 7 स्क्वायर, बी की जगह 5 - 3, जो कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, प्लस 2, ए की जगह 7, बी की जगह 5 - 3 cos थीटा कितना लिखूं। भाई लोगों, मेरी बात का अगर पूरा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना बाद में रोओगे और कुछ नहीं होगा। थीटा कितना रखूं, मैं बार बार बता चुका हूं, थीटा एंगल ए और बी के बीच का है। यहाँ पर ए और बी दिख रहे हैं आपको, कौन कौन है, ए 7 है और बी 5 - 3 है, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90। भाई चिल्ला रहे हैं, जो किया समझ में आया, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। चलो अब हम क्वेश्चन समझने के लिए तैयार हैं। एलसीआर सर्किट, कौन सा सर्किट, रेडी एवरीवन, रेडी, चलो। अगर आप लोग बातें करते रहेंगे तो सॉरी टू से सर्किट बम्पर हिट जाएगा, और मैं चुन चुन के किसी से भी पूछ सकता हूं, इसलिए अलर्ट मोड में बैठे। ये मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया एलसीआर सर्किट का, यहां तक सीन क्लियर है सभी को। एल इंडक्टेंस कॉइल का होता है, सी कैपेसिटर है, आर रेजिस्टेंस है, एलसीआर सर्किट क्लियर है। ये अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन V बराबर V0 sin ओमेगा, ठीक है जी। अब जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। V बोले तो वोल्टेज, अब बताओ मैं पूरे सर्किट की वोल्टेज की बात कर रहा हूं या सर्किट में किसी एक कंपोनेंट के वोल्टेज की बात कर रहा हूं, है ना, कॉइल के वोल्टेज की बात कर रहा हूं या इंडक्टेंस के वोल्टेज की बात कर रहा हूं। V बराबर
आई आर, तो आई तो मैंने ये लिख दिया, आर की जगह क्या लिखूं? एक्सएल। समझ में आता है सभी को? चलो ऐसे ही वीसी बराबर आई एक्सी, वी आर बराबर आई एक्स आर भी लिख सकता हूं, या मैंने बोला था आई आर ही लिखूंगा मैं जगह जगह, क्योंकि एक्स आर की जगह हम लोग आर ही लिखते आ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, गुड। और इसका वो बनाए फेजर डायग्राम। क्या बनाए? फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो हमें मालूम है ये कौन है? बोलो भैया, यही LIC आपने याद की थी? ये कुछ और नहीं था, LCR सर्किट ही था ये। समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, LCR, इसलिए L भी लिया है, C भी लिया है, R भी लिया है, और ये आई है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है तो आई लिख दिया। समझ गए मेरी बात को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर मुझे फेज एंगल निकालना है, फेज एंगल, तो मैं किस किस के बीच का एंगल देखूंगा? करंट तो जीरो, वोल्टेज का तो मुझे दो तीन वोल्टेज है, तीनों को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। तो करें शुरुआत। तो मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट वोल्टेज। तो चलो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालते हैं सबसे पहले। रिजल्टेंट वोल्टेज। तो मुझे करंट तो ये दिख रहा है बॉस, अब वोल्टेज चाहिए। यहाँ तीन वोल्टेज है, तो सभी वोल्टेजों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो आप ही बता दो, ये अब 3 वोल्टेज है, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले VR को हटा देता हूं, VL और VC का निकाल लूं। क्या आएगा बताओ? तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया हमारा VL माइनस VC। ठीक है, अब मैं VL माइनस VC और VR इन दोनों का निकाल देता हूं। इन दोनों का काम खत्म, क्योंकि VL और VC का रिजल्टेंट तो मैं ये निकाल चुका हूं, VL माइनस VC। बोलो भैया, अब मुझे VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट चाहिए। तो ये रिजल्टेंट ये आ जाएगा, इस रिजल्टेंट वोल्टेज को V लिख दूं। बोले भैया, लगाओ भाई फॉर्मूला। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। R की जगह क्या है? R की जगह क्या है? ये R था ना, ये A है, ये B है, तो R की जगह यहां पर क्या है? V। अंडर रूट A स्क्वायर, A की जगह क्या लिखूं? VR स्क्वायर। बोले भैया, प्लस किसी को भी मान सकते हो, इसको A B ऐसे मान लो या A B ऐसे मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। A स्क्वायर प्लस B की जगह VL माइनस VC का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A की जगह VR, B की जगह कॉस थीटा कितना है? 90। समझ में आता है क्यों है? क्योंकि मैंने जब फॉर्मूला लगाया था तो बताया था थीटा A और B के बीच का एंगल है। यहाँ पर आप A की जगह VR है और B की जगह VL माइनस VC है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? तो मुझे साफ दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए मैंने ये 90 रखा है। कॉस 90 0, 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा 0। ये 1 वाले जीतेगा हुए घर ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। कॉस 90 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इससे हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये बेटा आपका रिलेशन आ गया रिजल्टेंट वोल्टेज, जो आपने याद किया था, V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है? पीछे जो आप RL RC LC सर्किट छोड़ के आए हो ना, कोई अगर यूँ पूछ ले कि वैसे तो सिलेबस में रहे नहीं, पर अगर पूछ लेता कोई RL सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा RL का, तो R ले लो, L ले लो बस। तो V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस, अब VC तो है नहीं तो बस प्लस VL स्क्वायर आ गया रिजल्टेंट। कोई पूछे RC सर्किट का क्या होगा, तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होकर प्लस का ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बस निकाल लेंगे, समझ गए? खैर जो भी है, रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया बॉस। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सर्किट के कंबाइंड रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? इंपीडेंस। क्या बोलूंगा? कह रहा है इंपीडेंस निकाल दो इसका। क्या निकाल दूं? इंपीडेंस निकालूं इस सर्किट का। तैयार है सब लोग? कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ाना है इसको। इंपीडेंस निकालते हैं।
तो पहले आप मुझे बताओ ये काय का वोल्टेज है, ये काय का वोल्टेज है, ये जो V वोल्टेज है ये काय का वोल्टेज है? काय का? सर्किट का, पूरे सर्किट का वोल्टेज है, पूरे को मिनिमा वोल्टेज है V बराबर आई आर। तो आई तो करंट लिख दिया, आर क्या लिखूं है? जेड एल सी आर। अब वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए एलसीआर नहीं लिख रहा हूं, पर समझ गए, जेड एल सी आर। समझ गए मेरी बात को? तो जेड क्यों लगाया समझ में आया? क्योंकि वोल्टेज पूरे सर्किट का है तो करंट पूरे सर्किट का आएगा, रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट का आएगा, और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को, कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं। When there are two or more than two component in the circuit, then its effective resistance is called impedance. सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। अंडर रूट वी आर, अकेले रेजिस्टेंस के वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो V बराबर आई, तो ये हो गया। अब सिंगल कॉम्पाउंड ये निकाल चुका हूं वैसे ऑलरेडी सहूलियत के लिए, आप ये नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट यहां से डेरिवेशन शुरू करोगे चलेगा, पर आपकी सहूलियत के लिए पहले ही निकाल दी मैंने ये। तो वी आर की जगह क्या लिख दूं? आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? वी एल बोलो ना, वीसी, स्टेप समझ में आ रहे हैं? आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें से मैंने आई कॉमन ले लिया। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया सभी को? हैं? कईयों भाई बहन हमारे जो होंगे तो जइया खोल जाएंगे, ए माइनस बी को होल स्क्वायर तान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी तान देंगे, तो तान नहीं और घूम फिर के पहुंच वहीं जाओगे, चिंता मत करो। क्लियर है? समझ? ऐसा होगा आपके साथ एग्जाम में, क्योंकि जब आप फ्लो में होंगे तो ऐसा होगा, तो घबराना मत, बस डटे रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो रास्ता ऐसा कुछ था तो नहीं, यहाँ तो कुछ अजीब सा आ रहा है, पर वो घूम फिर के पहुंच वहीं जाओगे। करके देखना घर पे, ठीक है? वो घर पे जब ब्रैकेट है खोलेगो तो ये क्या है जागो, बिना समझ में ही नहीं आई हुई क्या करते हो ये। क्लियर है? जन्नो बात समझ में आ रही है सिकन ने? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ने कुगत कर दी भगवान कसम देश की। जहां में थे कहा कॉमन आ रहा है आई स्क्वायर, तो यहां बच गया हमारा आर स्क्वायर। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आई पे स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये नज़ारा आपका हो जाएगा बच्चों। प्लॉट थोड़ा छोटा पड़ रहा है। आई जेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आ गया तो ये हो जाएगा आई, अंदर बच गया हमारे पास अंडर रूट। सीन क्लियर है? आई गई, z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स एल। दासूसा बनना है ये बार बार। आपको स्टेप समझ में आया भैया? एनफ। इम्पीडेंस z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? कौन आ गया हमारा ये? इम्पीडेंस। बात समझ में आ रही है सभी को? अगर यहाँ तक का नज़ारा क्लियर है, एग्जाम में यहाँ तक कर देना, पहले तो मैं जन्म ही आ जाए बहुत है। क्लियर? तो यहीं तक ही आता है, और फॉर्मूला भी यही याद रखना, बट आगे देखिए। बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि अगर उसने बोल दिया इन एलसीआर सर्किट प्रूव दैट जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये, तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? और आगे बढ़ा रहा हूँ, अब आगे बढ़ाऊँ, ओमेगा की जगह 2πf भी रख सकता हूँ, तो यही हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2πfl माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर। लिख के बताऊँ? समझ जाओगे ना? कर लोगे? एग्जाम के लिए, एग्जाम में आप यहाँ तक भी करे आए तो चलेगा। ये मैंने आगे इसलिए बढ़ाया, कल को उसने प्रूव ही करवा लिया कि यहाँ तक प्रूव करो तो आपको आना चाहिए, बाकी का आप अपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक करे आएंगे, पर्याप्त है। सीन क्लियर है? आपने याद भी यही फॉर्मूला किया है। बोले भैया समझ गए? रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया आपका, इम्पीडेंस आ गया आपका, ठीक है?
आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताओ, चलो जरा इसमें फेज एंगल किस किस के बीच देखूं, है कहाँ है वोल्टेज? जे जे कौन सा वोल्टेज है? मैं जीवाओ जे जीवाओ जीवाओ। अच्छा, ये पूरे को वोल्टेज है, ये पूरे को करंट है, इन दोनों के बीच में ही तो फेज एंगल चाहिए। तो जी मैंने मान ली फेज एंगल 0, इस एंगल को मैंने मान लिया 5। तो ये फेज एंगल पूछ रहे हो कितने होगा, तो भाई बतानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। मैं बताऊं अवाल? ला अवाल बताता हूँ। फेज एंगल की बात करते हैं। बचपन में सुना था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले। तो आ जाओ लल्ला, जहाँ मैं लगाऊ टेन टीटा, टेन टीटा इज इक्वल टू, बोलत क्यों ना आने हो, टेन टीटा इज इक्वल टू। तो टीटा की जगह जहाँ में कितने भाई है, टेन भाई बराबर परपेंडिकुलर के देगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये इसके पैरेलल है। कितना कर दूं? BL माइनस BC अपॉन बेस। शायद हो सकता है ये भी उन फॉर्मूलाओं में लिखा हो जो आपने याद किए हो, जिन्होंने किए हो। आग लगे कौन है ना करे। टेन पाई बराबर BL की जगह IXL, यस और नो, और BC की जगह IXC, और VR की जगह क्या रख सकता हूं? IR। तो रखें वैल्यू, VL की जगह IXL, VC की जगह IXC, VR की जगह IR। कोई तोप नहीं चला रहा हूं, ये वैल्यू उठा के रखी है। क्लियर है बॉस? VL IXL, तो VL की जगह IXL, VC IXC, समझ रहे होंगे। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में? I कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा XL माइनस XC अपॉन IR। I से आई गई, टेन फाइव बराबर आ गया हमारा XL माइनस XC अपॉन, प्लीज यहां तक सीन क्लियर है? 10 को इधर ले जाऊंगा तो 5 बराबर 10 इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये आ गया आपका फेज एंगल। बात समझ में आई सभी को? और आगे बढ़ाना चाहूं तो XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C, और आगे बढ़ाना है तो ओमेगा की जगह 2 पाई है। बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? आप खड़े हो जाओ। हाँ आप ही से करो, पीछे वाले को, बगल वाले को बोलो। हाँ 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 हाँ। अब आप मुझे बताइए, यहां पर आपको वोल्टेज भी नजर आ रहा है और करंट भी नजर आ रहा है। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, और करंट लैग कर रहा है। क्लियर? करंट कितना लैग कर रहा है? 2 पाई। सही नहीं सुन पाई, कछु और कही थी को ने, तो आई सी सुनाई दी तो एकदम तेने कह दी 2 पाई। 5 बोलो तो वो सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? जो भी बोलो ना कनपटी ले रह जाएगी। करंट वोल्टेज से पीछे है, कितना पीछे है? 5 एंगल पीछे है। तो यहां करंट का जो इक्वेशन बन जाएगा, क्या बनेगा करंट का इक्वेशन? आप बताओ। वोल्टेज का इक्वेशन तो V0 sin ओमेगा t है, करंट 5 एंगल पीछे है, क्या बनाऊं करंट का इक्वेशन? अगर कोई पूछे तो बताना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बताने की। इक्वेशन ऑफ करंट गौर से देखिएगा, I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस 5। माइनस 5 क्यों लिखा समझ में आया? थोड़ा और डर पाना है किसी को तो ऐसे भी लिख सकते हो, I बराबर I0 sin ओमेगा टी माइनस 5 की जगह वैल्यू तान दो, 10 इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम लोग जिस हिसाब से गेट टुगेदर कर रहे हो तो सॉरी टू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर छपे डलेंगे, पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, वाट आपकी लगेगी, हमारा कुछ नहीं है। ये करंट की इक्वेशन समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ रहा हूं।
गौर से सुनिए, गौर से सुने। यहां पर वो आपसे पूछेगा, जो नई चीज आ रही है, रेजोनेंस। रेजोनेंस पूछेगा क्या होगा, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला भी निकालने के लिए बोलेगा। तो भैया रेजोनेंस, रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक्सएल बराबर होता है एक्सी। याद रखना अच्छे से इसको। रेजोनेंस इज द सिचुएशन इन विच एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। यानी रेजोनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। अब जब ये सिचुएशन हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में वो बोलता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकालो। तो पहले तो फॉर्मूला तान देता हूं, एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर, एल को नीचे ले आया तो एल सी। स्क्वायर हटाऊंगा अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 अंडर रूट एल सी। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, 1 अंडर रूट एल सी। 2 पाई को नीचे ले आऊंगा तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द रिलेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? रिलेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? किसी ने पूछा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन डेवलप कीजिए, तो रेजोनेंस की सिचुएशन में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, और ऐसी सिचुएशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब सुने भैया, रेजोनेंस होता क्या है? आप सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए, रेजोनेंस की सिचुएशन में एक्सएल बराबर एक्सी होता है। अब आपसे मैं कुछ छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सर्किट में, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाए तो उसमें करंट बढ़ जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मानते हो? अच्छा, आज तुम्हारे पास 553 प्लस 235 रुपए हैं। आज आपके पास कितने रुपए हैं? 553 प्लस 235 रुपए हैं, और कल आपके पास 553 रुपए रह जाएं, तो आपकी जेब में पैसे बढ़ गए या घट गए? हैं? घट गए, क्योंकि पहले जो 235 जोड़ रहे थे वो अब नहीं जुड़ रहे हैं। यस और नो? माइंड इट। नॉर्मल इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है, इंपीडेंस को ही तो आप रेजिस्टेंस बोलते हो एक प्रकार का। इंपीडेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये 553 हो गए आपके और ये 235 हो गए, यानी 553 में ये 235 जुड़ रहे हैं। बोला भैया? अब मैंने बोला रेजोनेंस की सिचुएशन में एक्सएल बराबर एक्सी होता है। एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। बोले भैया ये जीरो हो गया तो जेड काय के बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर बचा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो जेड बराबर आर हो जाएगा। तो बताओ रेजोनेंस की सिचुएशन में इंपीडेंस की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? है? घट गई, क्योंकि जो पहले जुड़ रहा था आर स्क्वायर के संग वो अब नहीं जुड़ रहा है, यानी इंपीडेंस क्या हो गया? कम हो गया। और काय के बराबर हो गया? आर के बराबर, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर। इंपीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब करंट निकालना है पूरे सर्किट का, तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है। पूरे सर्किट का करंट तो पूरे सर्किट का वोल्टेज, और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को जेड बोलेंगे। पर रेजोनेंस की सिचुएशन में जेड काय के बराबर हो गया है? आर के बराबर हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर। और ये कैसा करंट होगा? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्यों बोला है, बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, जो बोला पल्ले पड़ा, पहले तो ये बताओ, खुद ही बताओ। चलो एक ही बात याद रखनी है, जो याद रखनी है, रेजोनेंस एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें एक्सएल बराबर होता है एक्ससी। दैट्स ऑल, खत्म। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द सिचुएशन इन विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब तुम ही बता दो, जब दो बराबर है जाएंगे तो जेड की वैल्यू क्या है जाएगी? खुद ही बुद्धि लगा लो जा में। आर तो हो गई, तो ये जेड कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया, और जेड कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। बस वही बोला है मैंने, नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ, आपके नोट्सों में पूरा एलसीआर सर्किट होगा, उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है ना, ये शायद नहीं होगा एलसीआर सर्किट में, है ना? इसको लिख लो, है ना? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला।
इसमें इन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, रेजोनेंस की सिचुएशन में फेज एंगल कितना होगा। बताओ भैया, रेजोनेंस की सिचुएशन में फेज एंगल कितना होगा? क्यों? कहाँ गया? ये पढ़ा था, रेजोनेंस के सिचुएशन में एक्सएल बराबर एक्स ही होता है। तो ये टर्म कितना हो गया? जीरो। जीरो अपॉन आर बोले तो जीरो। टेन फाइव बराबर जीरो, तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, है ना? ठीक है, इतना पढ़ के आएंगे अच्छे से। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।